हेलो बेटा। हेलो 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 हेलो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई सभी की चल रही है। ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले दो टॉपिक हुए थे हमारे, एडवर्ब और एडजेक्टिव, उन टॉपिक के कॉमन एरर्स को। तो कॉमन एरर्स हम लोगों ने डिस्कस क्यों करने चाहिए, इन बातों पर सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं। मतलब थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि हम कॉमन एरर्स डिस्कस क्यों करते हैं। आपको जो एग्जाम में मेन हेडिंग्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो ज्यादातर एक कॉमन पैटर्न होता है जो आपके एग्जाम में ग्रामर को पूछता है या ग्रामर को कवर करता है, वो होता है स्पॉट द एरर का पैटर्न। स्पॉट द एरर का पैटर्न मतलब आपको एग्जाम में एरर स्पॉटिंग पर क्वेश्चंस आते हैं, और एरर स्पॉटिंग ग्रामर के टॉपिक से ही निकलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ज्यादातर, जिसका ज्यादातर एरर पूछा गया है, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट जो एरर है जो एग्जाम में आपको ज्यादातर आ सकते हैं, उन एरर को अलग से कंपाइल करके अलग से सेशन में ले रहे हैं। जैसे हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव को देखा, इंपॉर्टेंट जो चीज है, उसके जो एरर वाला पार्ट है वो आज के सेशन में डिस्कस होगा। ये मकसद है आज के सेशन का। या फिर इसके पहले मैंने प्रोनाउन और नाउन, इन चैप्टर्स को भी कॉमन एरर्स के क्या कहेंगे हम, मीनिंग से या फिर कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपको आज के सेशन का जो मकसद है वो मकसद समझ आया होगा। मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा, क्योंकि फाइल थोड़ा सा मैंने दूसरा वाला लगा लिया था। हम हमारा जो करेक्ट फाइल है वो ऐड करते हैं। जो पुराना कॉमन एरर लिया था वो फाइल हमारा लग चुका था। ठीक है, चलो। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली एंड विजिबल प्रॉपरली? लेट मी नो दैट। इफ यस तो प्लीज बता दीजिएगा। ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी को चेक कर दिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, चल। अब ये जो कॉमन एरर पार्ट 2 है, ये डिपेंड कर रहा है दो टॉपिक पर। द फर्स्ट इज एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज एडवर्ब। पिछले सेशन में हमने क्या देखा, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब जो है, ये एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, और वेरियस एडवर्ब्स में जो इन्वर्जन होता है वो इन्वर्जन क्या होता है ना। उसके साथ एडवर्ब्स के कुछ पेयर भी हमने देखी, दो पेयर हमने देखी थी, ताकि हम एग्जाम में इनको अटेम्प्ट कर सकें। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों को कंपाइल कर कर मैंने कुछ रूल्स ऐड किए हैं। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, इस पर डिपेंड करते हुए कुछ एरर्स हम आज के सेशन में लेने वाले हैं। ठीक है, जो एरर्स हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। ठीक है, हाँ, ओके। यस बेटा, थैंक यू। चलो, थैंक्स। गुड आफ्टरनून अंकुश कुमार, गुड आफ्टरनून। पिछले सेशन में काफी कम स्टूडेंट्स मुझे लगे थे। आई होप आज के सेशन में सभी लोगों ने आज का सेशन सभी लोगों ने ज्वाइन किया हो, और सभी लोग आज के सेशन में जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, तो बेटा मैंने जो एडवर्ब्स करवाए थे कल, क्या करवाया था? एडवर्ब में इन्वर्जन वाला टाइप करवाया था, नेगेटिव एडवर्ब्स करवाए थे, एडवर्ब के वेरियस टाइप्स करवाए थे, एडवर्ब के यूसेज हमने किए थे। उससे ही संबंधित एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सा रूल मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि एडवर्ब्स, टेक्निकली एडवर्ब्स किस चीज के लिए लगने चाहिए? वर्ब के लिए लगने चाहिए, राइट? और किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हुए हम एडवर्ब नहीं लिखते हैं, एडजेक्टिव्स लिखते हैं। तो दोनों का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हाँ जी। बट बेटा मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्ब्स शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल वर्ब्स शेयर करने वाली हूँ, जो स्पेशल वर्ब्स अपने साथ एडवर्ब कभी भी नहीं लगाएंगे, अपने साथ एडवर्ब वर्ब नहीं लगाएंगे। ये हुआ हमारा सबसे पहला कॉमन एरर जो एडवर्ब और एडजेक्टिव चैप्टर से आता है। तो ये हुआ हमारा कॉमन एरर 1। कॉमन एरर 1, CE, आई राइट CE1। ये जो CE1 है, ये कहता क्या है? ये कहता है बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स अपने साथ, टेक्निकली तो एडवर्ब लगाते हैं वर्ब्स, बट वो अपने साथ एडवर्ब न लगाते हुए क्या यूज करवाएंगे? एडजेक्टिव यूज करवाएंगे।
कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे ज्यादातर इसमें जो वर्ब्स होते हैं ना वो वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस होते हैं। सेंसेशंस क्या क्या होती है? सेंसेशंस होती है देखना, चखना, कुछ लगना, कुछ सुनाई देना, महसूस करना, ये सारे सेंसेशंस होती है। तो ये जो वर्ब्स है ना, ये वर्ब्स हम अगर देखा जाए तो ये वर्ब्स एग्जैक्ट कोई एक्शन है ही नहीं। है क्या, आप मुझे बताओ। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छी चीज की सुगंध आ रही है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। ये जो वर्ब्स मैं यूज कर रही हूँ, अब ये क्योंकि एक्चुअल क्रियाएं नहीं होती है इसीलिए इनका कहाँ कैसे ये बताना जरा मुश्किल है। और फॉर दैट मैटर ओनली हम जो दिए हुए वर्ब्स होते हैं, जैसे जो भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, इनके साथ एडवर्ब्स को ना यूज करते हुए हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं अगर आपको क्वालिटी मेंशन करनी हो तो। वरना जो बाकी वर्ब्स होते हैं ये छोड़ के वो तो एडवर्ब्स ही अपने साथ लेंगे, बट इतने सारे वर्ब्स को हम कभी भी एडवर्ब नहीं यूज करते, हम इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म्स ही यूज करेंगे। जैसे कौन से वर्ब्स है वो वर्ब्स है टेस्ट, टेस्ट माने चखना, स्मेल, स्मेल, लुक दिखना, साउंड लगना। देखो साउंड, वैसे तो साउंड का सेकंड मीनिंग एक और है, बट साउंड यहाँ पर लगना, हम बोलते हैं ना कि इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है, तो साउंड। फील मतलब महसूस करना, ग्रो मतलब बनना, बिकम मतलब बनना, ग्रो मतलब बढ़ना, बी मतलब हो जाना, टर्न मतलब भी हो जाना होता है। टर्न के दो मीनिंग होते हैं, एक तो टर्न कर लेना, पूरी तरह से मुड़ जाना, या फिर दूसरा मीनिंग होता है कुछ तो हो जाना, तो हो जाने के मीनिंग से टर्न। गेट मतलब कुछ तो हासिल करना, या फिर कुछ बन जाना। देखो हम बोलते हैं ना शी इज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ी हो रही है, तो शी इज गेटिंग ओल्ड मतलब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो हो रही है। तो कुछ चीजें होने के मीनिंग से, जैसे ज्यादातर आपको कंफ्यूज कर सकता है टर्न, गेट और कीप। तो जैसे देखो टर्न, ये जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग होता है एक तो मुड़ जाना या तो बन जाना। तो टू बी समथिंग के मीनिंग से अगर आप टर्न इस वर्ड को यूज करते हो तो वो वर्ब ऑफ सेंसेशन आएगा। सेम हैपेंस विद गेट, एंड सेम हैपेंस विद कीप, एंड सेम हैपेंस विद मेक। इन सारे वर्ब्स के बाद आप कभी भी एडवर्ब्स फॉर्म्स का यूज नहीं करोगे, आप इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म्स का यूज करोगे। शायद आप ये रूल समझ चुके हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शो यू सम एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा हे लुक्स ऑनेस्ट। अब लुक मतलब लगना, दिखना। अब लुक एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है। अब इसके लिए हम कभी भी एडवर्ब नहीं यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। अब आपके पास दो वर्ड है, एक होता है ऑनेस्ट और एक होता है ऑनेस्टली। आप क्या यूज करोगे, ऑनेस्ट यूज करोगे। क्यों, ऑनेस्टली एडजेक्टिव है और ऑनेस्टली एडवर्ब है, तो एडवर्ब वहां नहीं यूज होगा, यूज होगा एडजेक्टिव। he looks honest। पर अब ये लुक्स को मैंने हटा दिया और यहां लिख दिया वर्क्स। वर्क्स मतलब काम करना। अब ये तो पिछले लिस्ट में नहीं आता है, इसके साथ एडजेक्टिव नहीं लगेगा एडवर्ब, तो ही वर्क्स ऑनेस्टली होगा। समझे आप मेरी बात। तो कब ऑनेस्टली लग रहा है और कब ऑनेस्ट लग रहा है। फिर आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट बैड। यहाँ पर बैडली नहीं आता है, बैड आता है। आई फेल बैडली, अब यहां बैडली क्यों हो रहा है, क्योंकि गिर जाना। फेल क्या होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म। फॉल क्या होता है, गिर जाना, सेकेंड फॉर्म। आई फेल बैडली। इट टेस्ट गुड, इट टेस्ट वेल नहीं होता है, इट टेस्ट गुड। समझ रहे हो मेरी बात। देखो गुड ये वर्ड एडजेक्टिव होता है, सेम मीनिंग। वेल ये वर्ड एडवर्ब होता है, सेम मीनिंग। दोनों के मीनिंग सेम है, बट दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच या उपयोग अलग अलग है। तो यहाँ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, गुड। दिस कॉस्मेटिक स्मेल्स एरोमेटिक, एरोमेटिक ली नहीं आया, एरोमेटिक। इट साउंड्स वेरी नाइस, इट साउंड्स वेरी नाइसली नहीं हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को जब आप नोटिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा ये रूल। रूल कहता है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ब्स है जिन वर्ब्स के साथ एडवर्ब लगना चाहिए, बट एडवर्ब ना लगते हुए एडजेक्टिव का उपयोग किया जाएगा। ये बात किस किस को नहीं समझ आई वो लोग जवाब देंगे। सॉरी।
चलो फिर, अगर ये समझ गया है तो आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोगों को देना है। चलो, आपको पूछा गया है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट एडवर्ब यूसेज। सही सेंटेंस यूज करिएगा जिसमें एडवर्ब यूसेज को सही तरह से यूज किया गया है। ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुल, he acted bravely in the situation, they performed wonderful, and she spoke soft to the baby। दीजिएगा बेटा, जवाब दीजिएगा, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सोनल सिंह, शुभम यादव, बेरी, रवि कुमार, बहुत अच्छे, चलिए कीप इट अप, वेरी गुड, कम ऑन। हेमा यादव, श्रद्धा, वेरी गुड। देखिए, शी सिंग्स ब्यूटीफुल लिखा है, गलत नहीं लग रहा है आपको? आप क्या लिखोगे? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, राइट? क्यों भाई ब्यूटीफुली क्यों लिखना है? अरे गाना गाने के बारे में तो एडवर्ब आएगा ना, और एडवर्ब क्या होगा? ब्यूटीफुली होगा। तो स्टेटमेंट ये गलत। बी, ही एक्टेड ब्रेवली इन द सिचुएशन। आप देखो, एक्ट करना ये वर्ब एक कॉमन वर्ड होता है, कॉमन वर्ब के साथ हम एडवर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेवली ये भी सही है ना? अब आगे देखो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, दिस इज रॉन्ग। दे परफॉर्म्ड वंडरफुली। अच्छा एक मिनट, हाँ, ब्रेवली ना कहते हुए दे एक्टेड, ही एक्टेड इन अ ब्रेवली मैनर, ऐसा हम कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तरीके से। नहीं, ठीक है, ब्रेवली भी चलेगा और इन अ ब्रेवली मैनर भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ब्रेवली मैनर होता फिर भी बोथ रिगार्डिंग, दिस आंसर वुड बी राइट। ये तो गलत हो रहा है। सी, दे परफॉर्म वंडरफुल, रॉन्ग। दे परफॉर्म क्या चाहिए? वंडरफुली चाहिए, वंडरफुली। द नेक्स्ट, शी स्पोक सॉफ्ट टू द बेबी, रॉन्ग। शी स्पोक सॉफ्टली टू द बेबी। बात करना है, एडवर्ब यूज करिएगा। एडवर्ब क्या होगा यहाँ पर? सॉफ्टली। समझे आप मेरी बात? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों ने जवाब गलत दिया है, रवि कुमार एंड शुभम यादव। सी आपने क्यों जवाब दिया बेटा? दे परफॉर्म्ड वंडरफुली चाहिए ना। क्यों? परफॉर्म किया ना उन्होंने। कैसे परफॉर्म किया? कैसे परफॉर्म किया? वंडरफुली, बहुत ही अच्छे से किया। वंडरफुल मतलब जहां पर आप बड़े सरप्राइजिंग हो उसको हम कहते हैं वंडरफुल। समझ रहे? तो बेटा ये आपको एग्जाम में सवाल आते हैं और बड़े सटली आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पर फिर आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी है। मैंने इसको टेस्ट में भी ऐड किया था। आपने टेस्ट सॉल्व किया है या नहीं किया है? हाँ जी बेटा, जवाब दीजिए। आपने टेस्ट सॉल्व किया है? अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको तो? ठीक है, एक क्वेश्चन हम बना के रख रहे हैं। चलो, 4 एग्जाम्पल, विच वन इज इनकरेक्ट? यू हैव टू टेल मी किस एग्जाम्पल में गलतियां दी हुई है। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, एक प्रैक्टिस हम क्लास में करवाएंगे।
और फिर बाकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, आपको वैसे टेस्ट में भी भिजवाया गया है। ये रूल जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। विच इज इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्टली यूज किया गया हुआ है? इनकरेक्ट, हाँ, कौन सा गलत है, ये जवाब आप लोगों को देनी है। She sang beautifully, she looks charming, she looks charmingly, and he speaks चाहिए ये, he speaks flawlessly। ठीक है, जो एक कॉमन जवाब मुझे मिल रहा है वो B11B ऐसा मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम एडवर्ब्स को कभी नहीं यूज करते, we'll have to use adjective there। तो कौन से वर्ब्स हैं वो? सीम, लुक, साउंड, है ना, फील, टेस्ट, है ना, और एक्सेट्रा जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, इनके साथ हम कभी भी एडजेक्टिव यूज करेंगे, मतलब एलवाई वाले वर्ड्स नहीं यूज कर रहे। सो शी sang ब्यूटीफुली, राइट, राइट। ही शी लुक्स चार्मिंग, अब देखो लुक इस वर्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। अब चार्मिंग एडजेक्टिव है, ऑप्शन राइट। शी लुक्स चार्मिंगली, अब लुक के साथ हम क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। यहां पर दे दिया एडवर्ब, ये गलत किया इन्होंने, गलत है, 3 रॉन्ग। ही स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो फ्लॉलेसली बात करता है, वो बिल्कुल फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब कहीं पर भी गलती ना करते हुए वो बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 2 एंड 1 आर राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 3 जवाब सिर्फ एक स्टूडेंट का मुझे मिला है, 2 स्टूडेंट का मिला है एक्चुअली। आपको बताना था इनकरेक्ट, आपने बता दिया शायद करेक्ट। चेल्सी, काफी दिनों बाद आपने ज्वाइन किया सेशन, है ना? तो बेटा ये बहुत जरूरी रूल है, शायद आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ रहा हो, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। देखो मतलब उसे लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू माइट टेक योर एग्जाम लाइटली। आप लोग इंग्लिश को उतना अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो जितना अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपको रियलिटी बतानी चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंग्लिश के क्वेश्चंस तो उतने ही हैं। और एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करना है क्योंकि बाकी एग्जाम्स में वो 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको 1 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और लैंग्वेज है इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा इसको। तो मेरा जो मकसद है वो मकसद आप लोगों को यही बताना है कि बेटा इंग्लिश को सीरियसली लो, और आप लोगों ने प्लीज इंप्रूव करना चाहिए। आपको क्या है, आपका जो टफेस्ट आपका एग्जाम बैंकिंग की एग्जाम है, समझ रहे हो? आईबीपीएस बोर्ड जो है वो आपका एग्जाम लेगा। अब जो एग्जाम आईबीपीएस ले रहा है, मेरे को बताओ, वो इंग्लिश में कसर छोड़ेगा? नहीं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डिफिकल्ट लेवल के आएंगे। अब मैं भले ही बहुत बार आपको ये बात समझा रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हुए मुझे नहीं नहीं बता रहे या फिर नहीं दिख रहे। तो यू शुड टेक इंग्लिश प्रॉपरली एंड सीरियसली। अगर आपको लगता है कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है तो वो आपकी इच्छा है, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना कि किस गहराई में आपको पढ़ाई करनी है। समझे आप मेरी बात को? और आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है, ये तो हम बस कॉमन एरर वाला पार्ट ही अभी तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको समय लगता है पढ़ने के लिए। अब जैसे हमारा प्रेपोजिशन कंजंक्शन हो जाएगा ये हफ्ते में, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नॉन ग्रामर पार्ट। अब फिर आप क्या करोगे नॉन ग्रामर पार्ट में? नॉन ग्रामर पार्ट तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, फिर क्या करोगे? बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर सोल्यूशन, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर यू देन प्रैक्टिसिंग। तो अभी आप सोचो आपको क्या करना है, यू डिसाइड। I really want you all to grow and to improve in English और in the subject जिसमें आप लैक कर रहे हो। ऐसा ना करो। आप अपना बैकग्राउंड देख रहे हो कि मैम हमारा हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर हुआ है वो भी हिंदी मीडियम से,
बेटा ठीक है, आपको एग्जाम देनी है ना, ये एग्जाम देनी है तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ यू वोंट प्रैक्टिस, तो कैसे इंप्रूव होगा सब कुछ? ठीक है यार, मतलब थोड़ा तो सीरियसली सोचो यार, मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। इतनी इजी इजी क्वेश्चंस आप लोग इतना डिफिकल्टी से कैसे, क्या गलती से सॉल्व कर सकते हो? एक स्टूडेंट सही आ रहा है बताओ जरा, है ना? ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं, नो। अभी मैंने आपको कितने अच्छे से एक रूल समझाया, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं समझाया तो मैं दोबारा समझाती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ तो सही कि मैम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मजे ले रहे हो क्या? फिर आप बैठ के बस आराम से मजे ले रहे हो कि कैसा पढ़ाती है मैम, देखेंगे आज, आज तो क्या ही पढ़ा देगी हमको, ये ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत क्या है भाई? बताओ जरा, बताओ जरा, दिक्कत बताओ जरा। चलो दिक्कत के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले। मैम टेस्ट कहाँ मिलेगा, मैम मुझे ये लगा वो लगा, वो मुझे अभी नहीं सुनना है। आप लिख बताओ पहले, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि क्या दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो? प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं है आपके पास? आपने बुक खरीदा नहीं है अभी तक? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैम मुझे इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आती। चलो चेल्सी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है। देखो बेटा, मैं ये बात समझ रही हूँ। मैं भी जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, उस स्टेट का लैंग्वेज था महाराष्ट्र, मराठी। हमको 10th स्टैंडर्ड तक मराठी ही था। 11वीं से फिर हमने इंग्लिश स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिस की थी, और फिर उसके बाद में हम आए हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखो। जब तक आप लोग जब तक आप लोग दिमाग से ये मेंटालिटी नहीं हटाओगे कि अब हिंदी मीडियम से है या मराठी मीडियम से है, या फिर हमारा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तब तक आप इंग्लिश नहीं इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप मन से ही क्या सोच रहे हो? अब मन से ही सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब आपकी एग्जाम जो है वो एग्जाम इंग्लिश को फोकस कर रहे हो, और आप कह रहे हो मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब नहीं आती इसलिए क्या हो रहा है ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये एक सर्कल है जो सर्कस में आप लोग घूम रहे हो। इसमें है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे। आप इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंप्रूव नहीं कर रहे हो। हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 में से 1 ही मार्क मिलता है ना? और इसीलिए तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये मार्क बढ़ नहीं रहे, कभी कभी 10 में से 0 मार्क जा रहे हैं, है ना? तो अगर क्लास में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आप मुझे बताओ। अगर मैं और सरल बनाकर बता सकती हूँ तो वो बताओ, मैं और सरल बता दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम क्लास में जो पढ़ा जा रहा है वो सही है, बट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बुक नहीं है, तो मैंने आपको बुक के नाम लिखे, देखो एसपी बख्शी इज अ गुड बुक टू प्रैक्टिस। दूसरा बुक ले लो, नीतू मैम, केडी पब्लिकेशन इज अ गुड बुक टू प्रैक्टिस। ब्लैक बुक इज अ गुड बुक टू प्रैक्टिस। इतने सारे बुक तो दिए, और भी तो बुक है ना, बहुत सारे ऑथर है, तरुण ग्रोवर, इनका कोई बुक होगा तो बुक ले लो, मेरे को पता नहीं है या नहीं है। एग्री से रिलेटेड नहीं, ये सारे बुक है। उसके बाद ले लो, है ना, उसके बाद वो कैप का बुक ले लो। वो कैप का एक बुक मैंने बताया था, वर्ड पावर मेड इजी। नहीं तो फिर ब्लैक बुक। नहीं तो फिर एसएससी के पीवाईक्यूज करो भाई, एसएससी के पीवाईक्यूज करो, मिल जाएंगे आपको गूगल पे। उसके अलावा आपको क्लास में जो डीपीपीस मिलते हैं, वो डीपीपीस चलो ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो है टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जो भी बात है, हफ्ते का एक टेस्ट आपको मिल रहा है, जो भी बात है। आपको इसके अलावा मॉक टेस्ट लगानी पड़ेगी, बट एक समय के बाद लगाओ रेगुलरली। इसके अलावा आपको रीडिंग करना है, क्योंकि जब तक आपका रीडिंग सही नहीं होगा तब तक आपके पेपर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, बस सिर्फ स्पॉट द एरर खत्म करना और बैठ जाना शांति से।
क्लासेस में तो आता है मैम बाद में दिक्कत हो रही है, ठीक है बेटा। बाद में दिक्कत कब होती है शुभम, ये बात ध्यान में रखिए, बाद में दिक्कत कब होती है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसीलिए बाद में दिक्कत हो रही है। आप प्रैक्टिस रीडिंग के थ्रू भी तो कर सकते हो ना। एक पैसेज लो यार, पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ते वक्त जो वोकैबलरी है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो वोकैबलरी को नोट डाउन करो। आपने नोट डाउन करने के बाद उस वोकैबलरी को तैयार करने की कोशिश करो कि चलो ठीक है भाई, आज मैंने एक वर्ड पढ़ा डेलिजेंट, एक वर्ड पढ़ा डेलिजेंट। डेलिजेंट इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, केयरफुल होना। अब केयरफुल होना, जैसे अब केयरफुल होना, इस वर्ड को मैंने मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग लिखा, इसके सिनोनिम्स लिखे, एंटोनिम्स लिखे और इसका एग्जाम्पल बना के लिख दिया। बताओ कब भूलोगे, ये वर्ड नहीं भूल पाओगे। क्यों, मैंने मेहनत की है इस वर्ड के ऊपर। तो आप मेहनत से डरोगे तो आईबीपीएस एएफओ आपके लिए एग्जाम नहीं है। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हर साल, और लाखों में से बहुत सारे बच्चे, लाखों भी बच्चे रिजेक्ट भी हो रहे हैं। दो चीजें होती है आपको एग्जाम में हराती है, वो एक चीज होती है तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे एक बार का काम कर पाएंगे। जो बच्चे ने अंडर कॉन्फिडेंस ये साल दिखाया 2025 में, वो 2026 में कर लेगा, क्योंकि उस दिन तक उसकी आंखें खुल जाएगी। 2027-28 में कर लेगा। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, वो ना आज पास हो पाएगा, ना कल होगा, ना परसों, ना कभी भी नहीं। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सर पे बाल थे और वो भी सब काले थे। प्रिपरेशन खत्म हुई भी नहीं तो बाल पूरे सफेद हो गए, या फिर रहे भी नहीं। लड़कियों के तो नहीं रहेंगे, लड़कियों के रहेंगे बट सफेद हो जाएंगे। और लड़कों के तो पूरा मतलब, पहला लड़का पढ़ा लिखा अच्छा था, अच्छा दिख रहा था, अभी लड़के के बाल ही खत्म हो गए। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर अच्छे से कर पा रहे हो, करना है तो करो, नहीं तो फिर रेगुलरली टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। आप स्किल्स अक्वायर करो, वरना शेयर मार्केट करो, एआई का करो, कुछ भी करो, ये मत करो फिर। क्यों, क्योंकि आज पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर और 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर चौथे दिन पढ़ा, 8 दिन नहीं पढ़ा, 9वें दिन पढ़ा। इसको टाइम पास कहते हैं, इसको पढ़ाई नहीं कहते। आपके साथ में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतना गरीब परिस्थिति में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वी कांट जस्ट इमेजिन। मेरा एक स्टूडेंट है, जहां पे मैं ऑफलाइन बैचेस लेती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, रात को चौकीदारी करता है, सुबह 8 बजे क्लास में आता है। ये मुझे 6 महीने तक पता नहीं चला। वो गधे ने मेरे को बताया नहीं, मैं उससे फीस भी नहीं लेती, उससे मेरे को बताया नहीं, उसे फीस भर दी। मुझे किसी और बच्चे से पता चला जब मैंने पूछा। उसके घर पे 2 उसके छोटे भाई बहन और माँ है, उसको पापा नहीं है। पूरा घर का खर्चा खुद उठा रहा है। समझ रहे इस बात को, आप समझ रहे हो, इस परिस्थितियों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको अगर ये सारी चीजें कंप्लेन ही करनी है तो फिर आप देख लीजिए, फीस ज्यादा हो या कम हो, आपको पढ़ना है, क्वालिटी। देखो, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि फिजिक्स वाला पर क्लासेस लगा लिए क्योंकि कम फीस में क्लास लगा रहे हैं हम? नहीं, बहुत सारे बच्चों की ऐसी मेंटालिटी होती है। हमने क्लास लगा लिया, कम फीस में क्लास लगा लिया, नहीं भी पढ़ा तो भी 2-4 हजार का नुकसान हो जाएगा बस। ये नहीं, पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, है ना, पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ो। कम फीस और ज्यादा फीस की बात नहीं करनी है, क्वालिटीज आपको सेम ही मिल रही है, चाहे फिजिक्स वाला हो या अड्डा हो या कोई भी एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर कोर्स बिक रहे हैं। ऐसा नहीं करते बेटा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम ज्यादा, आप क्या करिएगा फिर, आज से ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाइए क्लास में, बातें करते रहिए, कंटिन्यू पूछते रहिए, मैम ये नहीं समझा, वो सर खराब कर दो मेरा, इतना सिर खराब कर दो कि इसके बाद मैंने क्लास लेना ही नहीं चाहिए कोई भी हुआ। मुझे डर लगना चाहिए आपका क्लास लेते हुए, नहीं नहीं बाबा मुझे एग्री एफ होगा क्लास नहीं लेना है। बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट आपका मतलब इतना ज्यादा क्लैरिटी आप खुद की करवा के लो। इसमें भी कुछ ध्यान में रखने वाला टॉपिक है जो हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे मैम। इंग्लिश सब्जेक्ट तो हो जाएगा बट बाकी सब्जेक्ट भी इंग्लिश में, हाँ तो वो तो होगा ही ना, आईबीपीएस है ना भाई, बैंक में जॉब कर रहे हो ना, हिंदी थोड़ी चलेगा हर जगह। देखो अभी आप डिसाइड करो, मैंने इनफ बात कर ली है इस टॉपिक पर, इनफ आपके साथ बात करी है। आप लोगों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंग्लिश को, 10-10 क्वेश्चंस तो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चल देखते हैं अभी। तो अभी मुझे हाँ या ना और साफ साफ जुबानी में बताइएगा,
आज के सेशन में जो मैंने अभी पहला रूल लिया, एक ही रूल हुआ है, वो रूल क्या आपको समझ आया? समझ आया? रूल कहता है कुछ वर्ब्स के साथ हम एडवर्ब नहीं यूज करते, हमें एडजेक्टिव्स का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ओके। चल, अभी ना हमें जो कॉमन एरर्स लेने हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के, ये कॉमन एरर्स हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब इस चैप्टर के कॉमन एरर्स, एडवर्ब इस चैप्टर के कॉमन एरर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दे सको तो फिर क्वेश्चन है ना, जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करिएगा। आज से करेंगे, चलो बहुत अच्छी बात, प्रॉमिस कर रहे हो आप मुझे, ठीक है। वेरी मैम, वेयर आई कैन फाइंड द टेस्ट सीरीज? अच्छा, टेस्ट सीरीज चाहिए ना आपको, मॉक देनी है आपको। देखिए, मॉक के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। टेक्स्ट बुक इज अ गुड प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस मॉक इज अ गुड प्लेटफॉर्म, उसके बाद हमारा गाइडली इज अ गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सब साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बोल दीजिएगा, हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं इसको, आप भी और मैं भी। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। द फ्लावर स्मेल स्वीट, सही है या गलत है? शी लुक्स चार्मिंगली, सही है या गलत है? कल का टेस्ट, ओके। बताती हूँ, बताती हूँ। आप में से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 4, कुछ जवाब दे रहे हैं 1, कुछ जवाब दे रहे हैं 2, ठीक है, बट एक कॉमन मुझे जो जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है 4। ओके बेटा, मैं बताती हूँ, रुक जा। द फ्लावर स्मेल स्वीट, अब देखो स्मेल की बात आ रही है, स्मेल की बात आ रही है। जब भी कोई भी स्मेल वर्ड होगा उसके बाद अगर आपको क्वालिटी लिखनी है तो एडजेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा, तो ये सही है, ए सही। शी लुक्स चार्मिंगली, चार्मिंगली कहना गलत है, ए ओनली, आपका आंसर सिर्फ ए आएगा, बी तो नहीं जाएगा, ए आपका आंसर आएगा। देखो, स्वीट क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। स्वीटली क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। लुक, सीम, टेस्ट, साउंड, फील, ग्रो, इनके बाद एडवर्ब लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा? एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा मतलब स्वीट ही आएगा, समझे आप मेरी बात? स्मेल के साथ, स्मेल इस वर्ड के साथ क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, इसलिए हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर स्मेल के जगह कोई दूसरा वर्ड होता तो हमने स्वीटली लिखा होता, समझे? हाँ, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, हमें पूछा गया है करेक्ट, और करेक्ट हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, अगर नहीं आ रहे आंसर्स कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, है ना, बस आप लोगों को ध्यान देना है इस बात पे। अच्छा, टेस्ट कहाँ मिलेगी? आप जब क्लास देखते हो ना तो क्लास के नीचे आपको 4 ऐसे बटन ऑप्शन दिखेंगे, तो क्लास नोट्स और डीपीपी, डीपीपी में आपको टेस्ट मिलेगी, श्रद्धा चौहान, ठीक है, ओके। चलो तो बेटा फिर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और ये जो रूल है, ये रूल हम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा फिक्स हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एडवर्ब्स के चीजों के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। देखो, एडवर्ब्स का कॉमन एरर आता है, सबसे पहला कॉमन एरर है एडवर्ब एज। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, एडवर्ब जो एज होता है ना उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब्स के साथ एडवर्ब को यूज करते हैं। हम कहते हैं ना नेम्ड एज, हम कहते हैं ना कॉल्ड एज, हम कहते हैं इलेक्टेड एज, हम कहते हैं अपॉइंटेड एज, जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल, प्रोफेसर मिश्रा इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल, ऐसा कह दिया, अपॉइंटेड एज कह दिया, समझे आप मेरी बात?
अब अपॉइंटेड एज कहना सही है या गलत है? के तरह अपॉइंट होना, उसको हम चिंटू बुलाते थे, तो ही वॉज नेम्ड एज चिंटू लिखना सही है या गलत है? तो हम क्या करते हैं, बहुत सी बार वर्ब्स के बाद एज इस वर्ड का यूज करते हैं, ये कहते हुए कि के तरह ऐसा दिखाने के लिए। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है आप सारे वर्ड्स के साथ एज यूज नहीं कर सकते हो। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ आप एज यूज कर सकते हो। कौन से कौन से? जैसे आप रिगार्ड के साथ हमेशा एज यूज करेगा, डिस्क्राइब के साथ हमेशा एज यूज करेगा, डिफाइन के साथ, व्यू के साथ, ट्रीट के साथ और नो के साथ, इन्हीं वर्ब्स के साथ सिर्फ एज इस वर्ड का यूज किया जाएगा। पर कभी भी नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज, इनके साथ हम एज का उपयोग नहीं करते हैं। इनके साथ अगर एज यूज किया तो हम गलत कर देंगे। तो ध्यान में रखिए, एज इज यूज्ड with regard, describe, define and should not be used with, किसके साथ नहीं लगना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, he was named बापू, उनको बापू का नाम दिया गया। अब उनको बापू का नाम दिया गया ऐसा हम कहते हैं, उनको बापू के तरह नाम दिया गया ऐसा हम कभी नहीं कहते। नेम्ड एज कहना गलत है, नेम्ड ही कहना है, ठीक है ना? कॉल के साथ हम बहुत बार लगाते हैं, शी वॉज कॉल्ड एज, शी वॉज कॉल्ड एज पिंकी, उसको पिंकी बुलाया जाता था। अब ये तो मैंने मतलब लिख दिया, कॉल्ड एज नहीं लिखना है आपको, सिर्फ कॉल्ड लिखना है। शी कॉल्ड पिंकी, शी वॉज कॉल्ड पिंकी। समझे आप मेरी बात? तो बेटा ये जो रूल है ना, ये रूल है एडवर्ब एज को किस तरह यूज करेंगे। हम एडवर्ब एज को बहुत ही गलत तरह यूज ऐसे करते हैं, इनको हम नेम, ज्यादातर नेम और कॉल इन शब्दों के साथ हम एज लगाते हैं, जो कि ना लगाए। इलेक्टेड एज नहीं है, गलत है। थिंक एज गलत है, कंसिडर एज गलत है, अपॉइंटेड एज गलत है, मेड एज गलत है, चोजन एज भी गलत है। आप यूज करो रिगार्डेड एज। अब रिगार्ड के साथ एज क्यों यूज करें? एज का मीनिंग होता है के तरह, के जैसा। रिगार्ड मतलब मानना होता है, तो उसको मैं अपने भाई के जैसा मानती हूं, तो आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। अब देखो, वो मेरा भाई है नहीं, मैं उसको भाई मानती हूं। अब मैं जब मान रही हूं तो किसी के जैसा मानूंगी ना, वो अगर मेरा भाई होता, है ना? आप लॉजिक समझो, मैं लॉजिक देती हूँ तो आपको याद रहेगा। देखो देखो, किसी को मानना, तो जब हम किसी को मानते हैं तो किसी के तरह मानते हैं, इसलिए एज लगेगा। किसी चीज को डिस्क्राइब करना, मैं कोई चीज डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, तो मैं उसको किसी चीज के तरह डिस्क्राइब करूंगी। जैसे ताजमहल इज डिस्क्राइब्ड एज तेजो महल, तेजो महल की तरह डिस्क्राइब किया जाएगा। डिफाइन, डिफाइन मतलब मैं कोई डेफिनेशन दे रही हूँ, तो मैं डेफिनेशन तो चेंज करके दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। मैं कहूंगी इट इज डिफाइंड एज भारत, ठीक है। व्यू, व्यू मतलब के तरह देखना, नजरिया बताना, तो व्यूड एज कहूंगी, के तरह देखना। ट्रीट एज, वो मुझे बहन की तरह ट्रीट करता है, हम कहते हैं ना, तो ही ट्रीट मी एज हिज सिस्टर, समझ रहे? ट्रीट मी एज लगेगा। ही इज नोन एज, वो के तरह जाना जाता है। अब देखो, जाना जाना तो कोई मुझे पर्टिकुलरली ऐसे जानता होगा, कोई मुझे ऐसे जानता होगा, कोई मुझे ऐसे जानता होगा, अलग अलग प्रकार से जानते होंगे, इसलिए नोन एज लगाते हैं कोई भी एक प्रकार के साथ। पर कंसिडर के साथ हम एज नहीं लगाते, क्यों? he considers her his sister, वो उसको अपनी बहन कंसिडर कर रहा है, बहन की तरह कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। बट रिगार्ड मतलब सिर्फ मान लेना, वो बहन की तरह रिगार्ड करेगा। समझ गए बेटा? ये एक एग्जाम्पल है ना। आप अगर सोच रहे हो तो एक ही तरह से सोचते हो, आप उसके अलग अलग कभी भी डिफरेंट नहीं बताते हो।
मैं सोच रही हूं कि वो मूर्ख है, तो आई थिंक दैट ही इज फुल। आई थिंक एज नहीं, ठीक है। हाँ, चोजन एज, ही हैज बीन चोजन एज a child of God. No, he has been chosen a child of God, not as. तो बेटा ये भी वर्ड ध्यान में रखिएगा कि कुछ वर्ब्स के साथ हम as को यूज करेंगे और कुछ वर्ब्स के साथ as को यूज नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत कॉमनली आया हुआ एरर है, जिसको ध्यान में रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल, she was named as रानी बाई। उनको रानी बाई के नाम से बुलाया जाता था, उनको रानी बाई का नाम दिया गया है ना। she was called as रानी बाई, उनको रानी बाई बुलाया जाता था। she was known as रानी बाई, उनको रानी बाई के नाम से जाना जाता था। समझो, देखो, उनका नाम रानी बाई के जैसा रखा गया, उनको रानी बाई के जैसा बुलाया जाता था, उनको रानी बाई के जैसा माना जाता था। 1 2 3 दिए हुए क्वेश्चंस में कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में आने हैं तो। ओम प्रकाश, हाँ जी बेटा, क्या आएगा? शी वॉज नेम्ड एज रानी बाई, सही है या गलत है? तो देखो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा नेम, कॉल, इलेक्ट, अपॉइंट, कंसिडर, इन शब्दों के साथ एज को ना जोड़े। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। बट आप ट्रीट, डिफाइन, व्यू, नो, है ना, रिगार्ड, इन शब्दों के साथ एज को यूज कर सकते हो। समझे? हाँ, अभी कैसे जवाब आया देखो, बढ़िया से एकदम शांति से आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत ही अच्छे। देखिए मतलब इंप्रूवमेंट्स होती है, इंप्रूवमेंट्स तुरंत दिखती है, बस हम लोगों को विश्वास रखना होता है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी, कीप इट अप, गुड गुड, वेरी गुड। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अभी मन से ही जीतते हैं हम और मन से ही हारते हैं। आप मन से समझ लोगे, इंग्लिश आती है, आप करोगे तो करोगे, नहीं करोगे नहीं बोलोगे, खुद को बोलोगे कि भाई मेरे से नहीं होता ये तो छोड़ दो, तो दिमाग अपने आप ही सरेंडर कर देगा। तो ये जो छोटे छोटे सिग्नल, मैं आपको कह रहा हूं ना, क्लास में जवाब देना बहुत जरूरी है। क्लास में अगर आप जवाब दे रहे हो तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ऊपर से आपके दिमाग को सिग्नल जा रहे हैं कि हाँ तू पढ़ रहा है, जवाब भी तेरे सही आ रहे हैं। आप, मैं सच में बता रही हूँ, ये बातें बहुत वर्क करती है। ठीक है, ओके। अब वर्ब्स हमने देखे थे ना, एडवर्ब्स देखे थे, तो क्या होता है ना, कुछ एडवर्ब्स ऐसे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एडवर्ब्स है, जैसे दो एडवर्ब्स होते हैं जिनमें ज्यादा अंतर नहीं है, और जिसमें ज्यादा अंतर नहीं है स्पेलिंग्स में, हमको लगता है सेम ही है बट वो अलग होता है। जैसे एक वर्ड होता है लेट और एक वर्ड होता है लेटली। ये दोनों वर्ड ना अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। लेट तो आपको पता है कि वो आज लेट हो गए, आज हमने क्लास में लेट पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आज क्लास लेट हुआ। लेट मतलब क्या होता है? देरी से, मतलब जो भी आपका टाइम है वो टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम हम यूज कर दें, एक टाइम के बाद, देरी से, है ना। और लेटली का मतलब क्या होता है ना, लेटली का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है। तो लेट और लेटली में डिफरेंस क्या होगा? मैं ऐसे भी कहूंगी
he called late, he called late in the night, उसने रात में लेट कॉल किया, है ना। सो ही कॉल्ड लेट इन द नाइट, लेट, लेट, यहां पर मैंने लेट यूज किया, सही है, हाँ जी सही है। अगर मैंने ऐसे यूज किया तो ही कॉल्ड लेटली इन द नाइट, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। लेटली का मीनिंग होता है अभी अभी, ये रात में उसने अभी अभी कॉल किया, ये गलत है ना, ये गलत है। फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो देखो लेटली इस वर्ड को यूज कैसे करते हैं। ही लेटली कॉल्ड, लेटली कॉल्ड मतलब उसने अभी अभी कॉल किया था। अब आप कहोगे मैम लेट और लेटली में डिफरेंस क्या है, बेटा देखो, जब भी हम लेट को किसी भी वर्ब के लिए यूज करते हैं कि कोई क्रिया लेट हुई, तो हम उसको उस वर्ब के बाद यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लेटली को किसी भी वर्ब के साथ यूज करेंगे, तो हम उसको लेटली से पहले यूज करेंगे। जैसे लेटली प्लस वर्ब, और वर्ब प्लस लेट, मतलब कभी ये एरर आ गई एग्जाम में तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए। ये समझ आता है, लेट और लेटली में डिफरेंस है, दोनों भी एडवर्ब्स होते हैं, दोनों के लिखावट में डिफरेंस होती है और दोनों के मीनिंग्स में डिफरेंस है। एक को वर्ब के पहले लिखा जाता है, जैसे लेटली हमेशा वर्ब से पहले आता है, और लेट ये वर्ब के बाद आता है अगर इनको वर्ब के साथ लिखा गया तो, ठीक है। चल, तो आई थिंक ये क्लियर हो सकता है, ये समझ रहा होगा आपको, आई थिंक मैं अच्छे से समझा पाई। अब ऐसे ही दो वर्ड होते हैं, वो होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली। अब हमें नहीं समझ होता है, हमको लगता है हार्ड मतलब डिफिकल्ट, अब हम बोलते हैं ना पेपर बहुत हार्ड था, मैंने बहुत हार्ड पढ़ाई की थी, वो बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब ही इज वर्किंग हार्ड, हार्ड। तो हार्ड का मीनिंग क्या होता है, हार्ड का मीनिंग होता है बहुत मुश्किल से, या परेशानी या मुश्किल से, या फिर हम कहेंगे कि वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की बहुत, है ना, बहुत डिफिकल्ट था, तो डिफिकल्ट को हम हार्ड कहते हैं, ठीक है। सख्त जो होता है, सख्त, उसको हम हार्ड कहते हैं। और जो हार्डली होता है ना, हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, हार्डली ये टाइम बताता है और हार्ड ये एफर्ट्स बताता है। हार्डली क्या बताता है, हार्डली मतलब जैसे तैसे, मतलब कभी कभार, या मुश्किल से हम कहते हैं, बहुत ही कम बार, या मुश्किल से हम कहते हैं। अब दोनों के मीनिंग जो है वो मीनिंग्स थोड़े से स्लाइट डिफरेंट है, दोनों के जो यूज है वो यूज भी अलग है। जैसे जब भी हम हार्ड यूज करेंगे तो इसके वर्ब के बाद लिखो इसको, जैसे ही वर्कड हार्ड, है ना, शी स्टडीड हार्ड, उससे बहुत पढ़ाई की, है ना। पर अब हार्डली अगर यूज करोगे तो हार्डली को हमेशा वर्ब से पहले लिखें, फ्रीक्वेंसी। जैसे शी हार्डली स्टडीड, मतलब उसने मुश्किल से पढ़ाई की होगी, मतलब उसे पढ़ाई की नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम पढ़ाई की। ही हार्डली वर्कड, तो आपको वहां फिर वो कॉमन एरर टालने के लिए आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। हाँ, मुश्किल से, राइट। समझा भी, इन एग्जाम्पल से समझ पाए। ही हार्डली स्टडीड, सॉरी ही हार्डली वर्क, मतलब उसने बहुत ही मुश्किल से ही काम किया होगा, मतलब बहुत ही कम काम किया उसने, वो बिल्कुल काम ही नहीं किया उसने, ऑलमोस्ट नहीं। हार्डली का मीनिंग नेगेटिव होता है, हार्डली का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नहीं, मतलब लगभग नहीं, ऐसा मीनिंग होता है। हाँ जी, है ना। और शी वर्कड हार्ड मतलब उसने बहुत मेहनत की, बहुत परेशानी से मेहनत की, या बहुत परेशान हुई थी बेचारी मेहनत करते वक्त। और शी हार्डली वर्क, या फिर उसने बहुत ही कम काम किया। समझा आप मेरी बात। तो ये जो हार्डली और हार्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका एक डिफरेंस होता है जो आप ध्यान में रखिए इसको एग्जाम पे। हाँ,
आई हार्डली टॉप इन एग्जाम। अच्छा, टॉप इन एग्जाम, टॉप ए वर्ब भी होता है, हालांकि देखा जाए तो नाउन है, बट इसको वर्ब के तौर पे भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन बेटा आदर्श अंकुश, मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं ऐड किए यार, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई कैन गिव यू सम क्वेश्चंस, मतलब बनाकर। अच्छा, यूज किए हैं, यूज किए हैं, बट ये फिर लेट और लेटली के टॉपिक पर है। जैसे देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन बना दूंगी। मैंने इसके क्वेश्चंस ना आपको टेस्ट में दिए हैं ढेर सारे, और डीपीपी में भी दिए हैं। अब आप जो टेस्ट, मैं आपको कहती हूँ, जो टेस्ट 2 आपको मिला है ना, वो गलती से टेस्ट 3 के जगह आपको 2 मिल गया, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है शायद टीम के तरफ से, हो सकती है ऐसी चीजें, डोंट वरी। तो आपको क्या, आप टेस्ट सॉल्व करोगे, तो टेस्ट में ना एडवर्ब एडजेक्टिव ये टॉपिक दिए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, मतलब गलती से क्या, हमने जब प्लानर बनाया था तभी हमने टेस्ट के डेट्स भी प्लान कर लिए थे। अब क्या हो रहा है ना, 3 दिन से हमारा सेशन जो वो डिले है। 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी और एक दिन टेक्निकल ग्लिच था, उस दिन हम सेशन नहीं ले पाए, मतलब मुझे कोई और सेशन टाइम पर लेना पड़ा। तो 3 सेशन हमारे थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, आपका जो टेस्ट और डीपीपी है वो तभी बन चुका था, वो प्लानर के हिसाब से रहा है, मतलब संडे टू संडे ऐसे, उसको थोड़ा लेट करना पड़ेगा। तो मैं जरा टीम से बात करती हूँ, टीम से लेट करवा। ओके, ही लेटली हैड एन एल्बो सर्जरी, तो ही लेटली वर्ब से पहले, ठीक है। आई वॉज लेट फॉर एन इंटरव्यू, आई वॉज लेट वर्ब से बाद, ठीक है। ही केम लेट फॉर द मीटिंग, सही या गलत है, सही है, वर्ब से बाद। ही केम लेटली नहीं, ही लेटली केम, या फिर लेटली ही केम, ऐसा आप यूज करोगे तो ये गलत है। लेटली आई रियलाइज आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ये सही है। देर इज नो नेवर लेट, ये भी सही है। समझे आप मेरी बात? चलो बहुत अच्छी बात है, 30 में से 19 सही हुआ, बहुत अच्छी बात है, गुड। अभी जो आने वाला संडे है, इस संडे को जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट 3, वो बढ़िया से आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। उस पे मैं ये वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा। अब अगले एडवर्ब की बात करेंगे, वो एडवर्ब है क्वाइट। क्वाइट, इस एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, देखो, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट, QUIET और QUIT, दोनों में डिफरेंस है। ये क्वाइट का मीनिंग होता है पीसफुल होना, शांत होना, और इस क्वाइट का मीनिंग होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। इसका मीनिंग क्या होता है, शांत। कौन से, क्वाइट का, और ये क्या है, क्वाइट। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वाइट पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वाइट ये एक एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है परफेक्टली और कंप्लीटली। क्वाइट, जैसे हम कहते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, ये बहुत ही डिटेल्ड है, इट इज क्वाइट डिटेल्ड, वो पूरी तरह से ठीक है, शी इज क्वाइट ऑल राइट, हम कहते हैं ना, है ना, ये पूरी तरह से रेडी है, इट इज क्वाइट रेडी। तो हम जब इसको एडवर्ब बना के लिखते हैं तो हमें गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, हम बहुत सी बार क्वाइट इस वर्ड का मीनिंग, देखो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है कंप्लीटली परफेक्टली, पूरी तरह से। क्या गलती होती है ना हमारी तरफ से, हम एक गलती करते हैं कि हम क्वाइट इस वर्ड को एक और एडवर्ब के साथ यूज करते हैं, हमको लगता है क्वाइट इनकम्प्लीट है, नहीं, क्वाइट अपने आप में पूरा वर्ड है, इसके साथ किसी और एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर क्वाइट के साथ ऑल लगाया जाता है, क्वाइट के साथ हम ऑल लगाते हैं, बट जो कि गलत पेयर होती है। जैसे शी इज, ही इज क्वाइट ऑल राइट, ऐसा हम यूज करते हैं, इसको हम सही से लिखते हैं, ठीक है। ही इज क्वाइट ऑल राइट, ऐसा हम लिखते हैं कि वो पूरी तरह से अच्छा है, बुरी तरह से सही है। ये स्टेटमेंट गलत है, इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखो, ही इज क्वाइट राइट, मतलब पूरी तरह से सही है, या फिर ही इज ऑल राइट, ऐसा लिखो, इसको साथ में मत लिखो। इस रूल पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ये जो लिखा है ना इस पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, क्वाइट के साथ ऑल यूज करते हैं, जो कि गलत है, या तो क्वाइट यूज करें या तो ऑल।
जैसे इट इज क्वाइट रेडी, इट इज क्वाइट रेडी, ये सही है। इट वॉज कंप्लीटली अलोन, ये भी सही है। आई एम क्वाइट वेल, सही है। माई फादर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, राइट, सही है। इट वॉज क्वाइट रॉन्ग, सही है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है क्वाइट इस वर्ड को किसी और एडवर्ब के साथ ना यूज करें। बेसिकली ऑल के साथ तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है। क्यों? क्वाइट और ऑल का मीनिंग सेम ही होता है, और वो जो एरर हम कर रहे हैं उस एरर को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल है, क्वाइट ए वर्ड हमेशा ऑल के साथ लगाया जाता है, बट ये नहीं लगाना चाहिए। ये रूल आप बिल्कुल ध्यान में रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इट कैन नॉट बी यूज, मतलब क्वाइट इस वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते किसी और एडवर्ब के साथ। जैसे इट वॉज कॉल राइट, रॉन्ग। इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट कंफ्यूजन, रॉन्ग। इट इज एब्सोल्युटली क्वाइट फाइन, रॉन्ग। इट इज क्वाइट ऑल राइट, ये साथ में लिखना गलत है। आप क्या लिखोगे? इट वॉज क्वाइट राइट, या ऑल राइट लिखो, ऑल राइट या क्वाइट राइट लिखो, ठीक है। यहाँ पर स्लैश। इट इज ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग लिखो, या फिर इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग लिखो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन लिखो, या इट इज क्वाइट फाइन लिखो। दोनों दोनों साथ में नहीं लिखने हैं, समझे? आपको क्या किया जा रहा है? आपको कहा जा रहा है क्वाइट इस वर्ड के साथ एडवर्ब का यूज ना करें, समझे? ओके। ये गलत है, क्योंकि देखो एब्सोल्युटली का मीनिंग भी पूरा ही होता है, ऑलमोस्ट का मीनिंग भी पूरा ही होता है, ऑल का मीनिंग भी पूरा ही होता है। अब दोनों भी वर्ड सेम मीनिंग से यूज करोगे तो गलती नहीं होगी? होगी। आई थिंक ये याद रहेगा अभी। अच्छा, ये हो गया था ना। तो भैया क्वाइट का जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है आज? अच्छा, लेटली ये वर्ड मिल गया इसलिए फिर मैंने ऐड किया। ही लेटली अराइव्ड लेट, आई लेटली आई हैव बीन रीडिंग मोर। ही अराइव्ड लेटली टू द पार्टी, शी लेटली स्माइल्ड। कौन से सेंटेंस में करेक्टली लेटली इस वर्ड को यूज किया गया है? ये लेटली अराइव्ड लेट सही लगता है, गलत लगता है? ओके, देखते हैं चलो। सही या गलत है? गलत है, गलत। आप लेटली और लेट साथ में यूज कर रहे हो तो जैसे गलत हुआ। ही लेटली अराइव्ड लेट, नो ही, एक तो लिखे हो ही लेटली अराइव्ड लेट, एक तो लिखो ही अराइव्ड लेट, या लिख दो आप ही लेटली अराइव्ड, है ना? अच्छा देखो, लेटली आई हैव बीन रीडिंग मोर, दिस इज राइट। आई अराइव्ड लेटली टू द पार्टी, ये रॉन्ग है। शी लेटली स्माइल्ड, रॉन्ग। शी लेटली स्माइल्ड, लेटली शी स्माइल्ड ऐसा लिखो, क्योंकि लेटली ये सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करता है।
लेटली शी स्माइल्ड, अभी अभी उसने स्माइल किया। काफी, देखो इसका कोई सेंस भी बना नहीं रहा है, बट ठीक है, इसको डी को हम गलत ही कर रहे हैं वैसे भी। हमारा आंसर होगा बी। डी जवाब दिया आपने। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं जो बी जवाब दे रहे हैं। अरे यार, कितना वैरायटी में जवाब दोगे यार। हाँ, बी और डी वैसे तो देखो, डी भी ग्रामेटिकली राइट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेटली को वैसे भी वर्ब के पहले लिखा जाता है, ठीक है। बी और डी अगर आपको दो लगते तो दोनों भी आपका आंसर सही है, बट लेटली शी स्माइल्ड ऐसा भी हो सकता है। वैसे इसका कोई सेंस बना नहीं रहा है, ग्रामर ही देखना पड़ेगा, ग्रामेटिकली दोनों भी सही है। सी तो रॉन्ग है, डी सी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। लेटली अराइव, लेटली को वर्ब से पहले नहीं लिखा जाता, लेटली वर्ब से पहले नहीं लिखना होता है। वर्ब से पहले नहीं, वर्ब से बाद, वर्ब के बाद नहीं लिखना होता है, ठीक है। ओके, लेट को लिखते हैं वर्ब के बाद, लेटली को पहले लिख देना होता है। एक क्वेश्चन है, समरी नहीं है, हाँ अभी टाइम है, टाइम है, अभी सेशन को खत्म होने के लिए टाइम है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक एडवर्ब में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ एडजेक्टिव के बारे में। अभी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के कॉमन एरर्स हमने देख लिए। लेट्स डिस्कस एडजेक्टिव नाउ। देखो एडजेक्टिव को अभी हम डिग्री के पर्पज से समझेंगे, ध्यान में रखिएगा। डिग्री के पर्पज से कैसे समझेंगे? जब भी हम एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो अब इसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, वो होता है किसी को कंपेयर करना किसी के साथ। आपको भी आपके घर वाले कंपेयर करते हैं, आप किसी और को किसी तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं, किसी चौथे को किसी पांचवे के साथ कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं। आप जब कंपेयर करते हैं तो आप क्वालिटीज की बात करते हैं कि वो तुमसे ज्यादा तेज है, वो तुमसे ज्यादा स्लो है, वो व्यक्ति की गाड़ी तुम्हारे गाड़ी से ज्यादा अच्छी है, भारत के लोग चाइना के लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी ज्यादा बदमाश है, कहते हो आप। आप जब ये कहते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप ना कंपैरिजन कर रहे हो। आप कंपैरिजन करते हो ना, तीन डिग्रीज का उपयोग करते हो। एक तो इक्वल डिग्री जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, एक अनइक्वल डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और एक ऐसी डिग्री होती है जिसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, जो होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे अगर मैं कहूँ किसी भी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को यूज करते हुए मैं कहूँ कि वो अच्छा इंसान है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि वो तुम्हारे इतना ही अच्छा है, तो ये समान डिग्री हो गई। अगर मैं कहूँ कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और अगर मैं कहूँ वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो तीन डिग्रीज होते हैं ना, इन तीन डिग्रीज आपको एग्जाम में आएगी नहीं, बट इसके साथ जो एडवर्ब और एडजेक्टिव अटैच्ड होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनके कुछ रूल्स मैं लूंगी, उतने ही करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अंकुश कुमार मैम, ही वॉज कंप्लीटली अलोन, दिस इज राइट, एंड ही वॉज क्वाइट अलोन, ये दोनों सही है। हाँ अंकुश, सही है बेटा, सही है, ठीक है, ओके। तो ये जो डिग्रीज होते हैं तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव कंपैरेटिव जो डिग्री होगी या सुपरलेटिव डिग्री होगी, इनका मकसद क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री में हम जब भी वो एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म में कैसे होता है देखो, जैसे कूल, इस वर्ड का बेस फॉर्म क्या है? कूल। अगर कोई चीज कूल है तो हम क्या कहते हैं उसको? कूल है, कूल, राइट। इसको अच्छा और ज्यादा अच्छा बताना हो, और ज्यादा कूल बताना, कूलर हम कहेंगे। और ज्यादा अच्छा कहेंगे तो हम कहेंगे कूलेस्ट। तो हम कहेंगे वो मेरा भाई बड़ा कूल है, अच्छा है। कूलर मतलब और ज्यादा अच्छा, कूलेस्ट मतलब सबसे अच्छा। मेसी, मेसी मतलब बिखरा हुआ होना, मेसी का मेसियर होता है और मेसिएस्ट होता है। मेसी का क्या हो रहा है? मेसियर,
और मेसीएस्ट होता है। अब आप कहोगे कि मैम मेसियर कैसे हो रहा है, मोर मेसी क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईआर और ईएसटी अपने साथ लेते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में मोर और मोस्ट को यूज करते हैं। आपको अगर पहचानना है तो पहचानने के लिए मैं कुछ आइडेंटिफिकेशंस दे सकती हूँ, जैसे जैसे देखो, मेसी और क्विकली, ठीक है, क्विकली और क्विक, इन दो शब्दों को डिस्कस करता है। क्विक का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्विक ही होता है, ठीक है। क्विक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है क्विकर, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है क्विकेस्ट। तो मैं नीचे क्यों लिख रही, क्विक का सेकंड फॉर्म होता है क्विकर, और जो थर्ड फॉर्म होगा वो थर्ड फॉर्म होगा क्विकेस्ट। क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। क्विक मतलब जल्दी होना, क्विकर मतलब ज्यादा जल्दी, क्विकेस्ट मतलब सबसे जल्दी। अब क्विकली, क्विकली का सेकंड फॉर्म होता है क्विकलियर नहीं, क्विकली का सेकंड फॉर्म होता है मोर क्विकली, और इसका होगा मोस्ट क्विकली। अब आप कहोगे मैम ये क्या डिफरेंस है, ये क्यों आपने आपने इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अलग अलग क्यों किया? तो बेटा ये ज्यादातर ये ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो कि जो क्विक ये वर्ड होता है ये वन सिलेबल वर्ड है, दिख रहा है आपको, वन सिलेबल एक ही वर्ड है इसमें, पर क्विक में, क्विकली में दो सिलेबल वर्ड दिखते हैं, जैसे क्विक और ली, क्विक और ली, क्विकली। तो जब भी दो सिलेबल वर्ड होंगे उनके सामने मोर मोस्ट लगाओ अगर आपको उसका डिग्री चेंज करना है, और जब वन सिलेबल वर्ड होगा तो उसके सामने मोर मोस्ट ना लगाओ, उसका डिग्री चेंज करते हुए ईआर और ईएसटी का उपयोग करो। क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, मोर क्विकली एंड मोस्ट क्विकली, समझे? जैसे हैंडसम, ये वर्ड वन सिलेबल ही है, सॉरी टू सिलेबल है, तो मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम होगा। ब्यूटीफुल ये टू सिलेबल वर्ड होता है, तो इसका मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ, है ना। पोलाइट एक ही वर्ड है, पोलाइट, तो मोर पोलाइट मोस्ट पोलाइट होगा। अब आप कहोगे मैम ये तो, बेटा देखो ये लॉजिक्स है, लॉजिक्स के एक्सेप्शन भी होते हैं, आपका रीडिंग सही होगा तो फिर ये सही हो जाएगी सारी चीजें, है ना। नाइस, नाइस ये वन सिलेबल है, नाइसली, नाइसर, नाइसेस्ट भी होता है ना। ध्यान में रखो बेटा, ज्यादातर वर्ड्स अगर आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो ई आर ई एस टी लेते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो मोर मोस्ट लेता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स है वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? रीडिंग बाबू भैया, रीडिंग, रीडिंग करना पड़ेगा। जब तक रीडिंग नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं पता चलेगी। आपको क्लास में हर एक चीज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वी हैव सम लिमिटेशन। आपकी एग्जाम भी आपको लिमिटेशन नहीं देती है क्या? तो उसी तरह बैच का भी लिमिटेशन होता है, समझे? तो बस आप ये बात समझिएगा कि मोर मोस्ट या क्विकर क्विकली, मोर मोस्ट या ई आर ई एस टी, ये साथ में नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान में रखो। ये लाइन मैं लिख देती हूँ। जब आप फॉर्म 1 से फॉर्म 2 या फॉर्म 3 करते हो तो ये बात ध्यान में रखो, मोर मोस्ट इनको ई आर और ई एस टी के साथ नहीं लिखना होता है, नहीं लिखे। जैसे एग्जाम्पल बतौर में लिखूंगी, ही इज मोर फनियर देन यू, मतलब वो तुमसे ज्यादा फनियर है। अब आप फनियर कहो या ज्यादा कहो, आपने ये स्टेटमेंट लिखा, ये गलत है। आप लिखो ही इज फनियर देन यू, ये सही है। मोर क्यों हटा दिया? क्योंकि अब जब फनियर हो सकता है तो मोर क्यों यूज करना है ना। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा कि हम ई आर ई एस टी और मोर मोस्ट ये साथ में नहीं यूज करते। हम एक तो मोर मोस्ट यूज करेंगे, या तो मोर मोस्ट यूज करेंगे या तो ई आर ई एस टी,
यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड। देखो बेटा, चल रहा है क्लास में, हाय हेलो ना करे। विनय, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लास चल रहा है, इट गेट्स, कहीं ना कहीं इट गेट्स रॉन्ग मैसेज इन द क्लास, और स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट सम डिस्टर्ब। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान में रखिएगा, जब क्लास कंटिन्यूड है कोई भी, तो उस क्लास में हाय हेलो ना करे। क्लास के एंड में या शुरुआत में आप करिए, ठीक है। ओके, चल, गुड। तो बेटा ये जो है ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये आपको डिटेल्ड नहीं करनी है, आपको बस समझ लेना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग जो डिग्रीज है वो डिग्रीज समझ सके। जैसे मैंने कहा रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, मतलब मैंने कहा रोज ये सबसे ज्यादा अच्छा फ्लावर है, ठीक है। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ गुड फेथ, राइट। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है बाकी लड़कियों से। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स, वो बहुत सारी लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मेनी अदर भी लिख सकते हो और मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मैं जो कह रही थी, मैं कह रही थी डिग्री वाला रूल। अभी जो डिग्री वाला रूल होता है ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा रूल यहाँ पर ऐड होता है, वो होता है कुछ एडजेक्टिव्स का। वो कुछ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। देखो, अब हम जब भी डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री पढ़ते वक्त हम लोगों को सारे एडजेक्टिव्स को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, राइट। बट अभी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है, इंग्लिश में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है, जिन एडजेक्टिव्स को हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते। वो एडजेक्टिव्स है ये सारे, ये कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स है, जिनके बाद कंपैरेटिव डिग्री दिखाना, कंपैरेटिव डिग्री होना मतलब दान का उपयोग करना, ये रॉन्ग होता है, गलत होता है। जैसे हम बहुत सी बार लिखते हैं ही इज जूनियर देन मी, हम लिखते हैं ना ही इज जूनियर देन मी, ऐसा हम लिखते हैं, बट ये स्टेटमेंट गलत हुआ। आप इसको सही लिखो, ही इज जूनियर टू मी। क्यों, रीजन क्या है? किसी से जूनियर होना, ये ऑलरेडी आप उससे जूनियर हो, आप दैन मत बताओ। किसी से आप अगर सीनियर हो तो आप ऑलरेडी सीनियर हो, आप दैन मत लिखो। दैन का मीनिंग होता है के ज्यादा, किसी से ज्यादा, मैं बताओ। और अच्छा, इतना नहीं समझना है तो आप बस इतना समझ लो कि जिन भी एडजेक्टिव्स के एंड में आई ओ आर होता है, जिन एडजेक्टिव्स के एंड में आई ओ आर होता है, उनके साथ हमेशा टू लगेगा, दैन नहीं लगेगा। ये रूल से भी ये क्लियर हो सकता है। जैसे जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रिफरेबल, पोस्टेरियर, प्रिफर, सुपीरियर, इंफेरियर। इंफेरियर मतलब क्या होता है बेटा? क्वालिटी में कम होना, उसको हम कहते हैं इंफेरियर। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा टू यूज होगा, दैन कभी भी यूज नहीं होगा। अब इसके लिए याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ज्यादातर हम गलती करते हैं जूनियर, सीनियर और प्रीफर इन शब्दों के साथ, और प्रायर। आपको एग्जाम में भी ये शब्द ज्यादातर पूछे गए हैं, जूनियर, सीनियर, प्रीफर और प्रायर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक समझ पाओगे। हाँ जी बेटा, जैसे यू हैव एग्जाम्पल है ना, यू विल हैव एग्जाम्पल, जैसे कॉफी इज प्रिफरेबल टू टी। बहुत सी बार ना लोग प्रिफरेबल के साथ दैन और ओवर का यूज करते हैं, जो गलत है। कॉफी इज प्रिफरेबल ओवर टी कहते हैं, कॉफी इज प्रिफरेबल दैन टी कहते हैं, जो गलत है। प्रिफरेबल टू कहना होता है। राधा इज प्रिफरेबल देन, राधा इज सुपीरियर देन मी, ऐसा कहते हैं, वो गलत है। सुपीरियर मतलब किसी से अच्छा होना, ऑलरेडी अच्छा ही है तो दान नहीं लगाओ। और फिर गोपाल इज सीनियर टू मी, ऐसा कहा जाता है, दान मी नहीं कहते, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, गुड। क्वेश्चंस आपके पास? क्वेश्चन मैं देती हूँ, देती हूँ।
शी इज सीनियर देन मी, he is junior than his brother, Rita is superior to her peers, my phone is more superior than that one। कौन से सेंटेंस में करेक्टली लैटिन एडजेक्टिव को यूज किया गया है? ओके जवाब दिया? हाँ यस। लैटिन एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लैटिन एडजेक्टिव है। ओम प्रकाश, लैटिन एडजेक्टिव है, इसीलिए हम इसको लैटिन एडजेक्टिव कहेंगे। रीना इज सुपीरियर टू, सीनियर देन नहीं, सीनियर टू, जूनियर टू, है ना, और फोन इज सुपीरियर टू। मैं कुछ ऐसे रूल्स करवा रही हूँ आपसे जो रूल्स आपको बहुत एग्जाम में काम में आने वाली है। ठीक है, इजी है या नहीं? अब यही कैटेगरी में मैं आपको एक और कैटेगरी बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसे और एडजेक्टिव्स है जो एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता। अब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लो। देखो मैं समझाती हूँ, आप समझेगा, समझने की कोशिश करिएगा। बेटा देखो, जो एक डिग्री होती है ना पॉजिटिव डिग्री, वो पॉजिटिव डिग्री है ये मैं कैसे पहचानूंगी? पॉजिटिव डिग्री में ना एज फर्स्ट फॉर्म एज दिया होता है। जैसे शी इज एज गुड एज, शी इज एज गुड कुक एज हर मदर, वो उसके मदर की तरह ही अच्छे कुक है। शी इज गुड कुक एज, शी इज एज गुड कुक एज हर मदर, मतलब वो उसकी मदर। तो एज F1 एज, मतलब एज के पहले, एज के बीच, दोनों एज के बीच आपको फॉर्म 1 दिखती है, किसी की भी, एडवर्ब की हो या एडजेक्टिव की, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब जो सेकंड डिग्री होती है ना बेटा, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? देखो कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा कंपैरिजन ऊपर या नीचे या कम या ज्यादा दिखाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है दैन का यूज, मतलब हम जब भी सेंटेंस में फॉर्म 2 यूज करते हैं तो फॉर्म 2 के बाद हम दैन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी इज अ बेटर कुक दैन हर मदर, वो अपनी मदर से ज्यादा अच्छी कुक है। अब आपने ज्यादा अच्छा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, समझ रहे? इसको कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करता है और इसके साथ दैन का यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? इसके साथ हमेशा एज का यूज होता है और इसके साथ फॉर्म 1 का यूज होता है। और तीसरी डिग्री है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? देखो सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अच्छा या सबसे खराब या सबसे बुरा, जो भी आप यूज करो, सबसे मतलब ग्रुप को यूज करते हैं। इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है और ये हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। जैसे गुड का थर्ड फॉर्म होगा, जैसे शी इज द बेस्ट कुक, वो सबसे अच्छी कुक है, मतलब उससे अच्छी कुक दुनिया में कोई है ही नहीं, समझे? तो बेस्ट कुक, हाँ जी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होती है? वो स्ट्रक्चर होती है आर्टिकल द और थर्ड फॉर्म का यूज होना, द बेस्ट कुक। ओके यहाँ पर देखो, बेटर, बेटर मतलब क्या होता है? सेकंड। गुड का सेकंड फॉर्म होता है बेटर और थर्ड फॉर्म होता है बेस्ट। ये मुझे कैसा पता चलेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब ये हुई हमारी डिग्री 1, ये हुई हमारी डिग्री 2 और ये हुई हमारी डिग्री 3, तीनों डिग्री, समझेगा?
अब ये जो डिग्री 1, 2 और 3 हमने डिस्कस की है, इस डिग्री में कुछ एडजेक्टिव्स नहीं आते, वो समझाने के लिए मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है या एडवर्ब्स है जो इनको उनको डिग्रीज में नहीं लिखना होता है। क्यों? वो अपने आप में ही डिग्री होता है। देखो, अच्छा मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब और ज्यादा अच्छा होता है, गुड, बेटर और अच्छा, और सबसे अच्छा बेस्ट होता है। ठीक है, जो कंप्लीट है वो ज्यादा कंप्लीट या बहुत कंप्लीट हो सकता है क्या? रिपीट करो। अच्छा ठीक है, देखो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से 3 डिग्री होते हैं। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का मीनिंग, पॉजिटिव का मीनिंग होता है इक्वल कंपैरिजन दिखाना। मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं, आप एग्जाम में कोई डिग्री सॉल्व नहीं करोगे। इक्वल कंपैरिजन दिखाना। कंपैरेटिव का मीनिंग होता है ज्यादा बड़ा कंपैरिजन दिखाना, और सुपरलेटिव का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा कंपैरिजन दिखाना। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं और इक्वली, कि भाई ये इसके तरह ही अच्छा है, ये इसके तरह ही बुरा है, ये चीज इसके तरह ही बुरी है, अच्छी है। कंपैरेटिव में ये चीज इससे ज्यादा अच्छी है या फिर ये चीज इससे ज्यादा कम है, ऐसा हम यूज करते हैं। और सुपरलेटिव में कोई चीज सबसे ज्यादा अच्छी या सबसे बुरी है, सबसे ज्यादा खराब, ऐसा हम बताते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल्स यूज करूं तो मैं कहूंगी कि राम इज एज वाइज, वाइज मतलब समझदार है, वाइज एज शाम, राम ये शाम के इतना ही वाइज है, पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री होगी राम इज वाइजर देन शाम, राम ये शाम से ज्यादा वाइज है। और सुपरलेटिव डिग्री है इसकी राम इज द वाइजेस्ट, मतलब राम ये सबसे ज्यादा वाइज है, मतलब दुनिया का सबसे समझदार इंसान राम ही है। ऐसा हमको लगता तो है लोगों के बारे में। ठीक है, जब हम प्यार में अंधे हो जाते हैं तब। तो राम इज एज वाइज एज शाम, राम ये शाम के इतना ही वाइज होता है। राम इज वाइजर देन शाम, शाम से ज्यादा वाइज है। राम ये वाइजेस्ट है, मतलब दुनिया में राम के इतना कोई वाइज इंसान है ही नहीं, दुनिया में इससे अच्छी लड़की कोई है ही नहीं, इससे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, है ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव वाला समझ आया आपको, है ना, मैंने एग्जांपल्स दिए, शायद उससे समझ आओ। तो बेटा ये जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री है, ये तो आपने समझ लेना। तो बेटा ये ध्यान में रखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताती हूँ। पहली बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी एज, मतलब कभी भी एज और देन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज ना करें। जैसे शी इज एज काइंड एज हिम, ये नहीं यूज करना है। शी इज एज काइंड एज ही, ये यूज करना है। पढ़ते हुए बड़ा अजीब लगेगा, बट ध्यान में रखिए, कभी भी पॉजिटिव डिग्री में जब हम एज लिखते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में जब हम दैन लिखते हैं, तो उसके बाद, मतलब इनके बाद, के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज ना करें, सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करें। जैसे शी इज एज काइंड एज हिम रॉन्ग है, शी इज एज काइंड एज ही ये राइट है। समझे? सेकेंड, ये रूल ध्यान में रहेगा, ध्यान में रखने की कोशिश करो। क्यों? रीजन ऐसा होता है कि जब हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ किसी और को कंपेयर करेंगे तो वो भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। हिम ही ऑब्जेक्ट है, हिम को कंपेयर नहीं करेंगे। शी इज एज काइंड एज ही या फिर शी इज एज काइंड एज ही इज, ऐसा हम यूज करते हैं। जैसे तीसरी बात, दे आर एज रिच एज अस, ये आपको लगता है सही है, नहीं बट गलत है। दे आर एज रिच एज वी आर भी आप यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ वी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आर रिपीट होगा, बट आंसर इज राइट, ये रॉन्ग है। समझे आप मेरी बात? तो बेटा ये बात रूल ना आपको मैंने प्रोनाउन में शायद करवाया होगा। हम्म
करवाया होगा, अगर करवाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं करवाया होगा तो अभी ध्यान में रखो। इजी इजी छोटे छोटे रूल है, बट इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है आपको बता देना ताकि आप प्रैक्टिस में सारी चीजें आपके पास आ सके। चलो ठीक है। अच्छा, अब आई वॉज डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, कुछ अदर एडजेक्टिव्स है जो एडजेक्टिव्स कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं लिख सकते आप। कौन से एडजेक्टिव है? कुछ एडजेक्टिव्स है जिनको आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में नहीं लिख सकते, तो वो कौन से एडजेक्टिव्स है? वो है ये सब एडजेक्टिव, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सेलेंट, सर्क्यूलर, एक्सट्रीम, ये सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। अब मुझे कैसे ध्यान में रहेंगे मैम, आप कितना लर्न करवा रहे हो, आप बोल रहे हो ये भी ध्यान में रखो वो भी ध्यान में रखो, समझो, शांत हो जाओ। इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है? अंदर वाली चीज, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है ना। एक्सटीरियर मतलब किसी चीज के बाहर। अल्टीरियर मतलब बहुत ही सीक्रेट होना, अल्टीरियर मतलब होता है सीक्रेट। मेजर मतलब क्या होता है? उम्र में बड़ा होता है ना, 18 के ऊपर वाले लोगों को मेजर कहते हैं, 18 उम्र के नीचे के लोगों को हम माइनर कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली होना। एक्सेलेंट मतलब बहुत ही बढ़िया, उम्दा। सर्क्यूलर गोलाकार। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा। चीफ मुख्य। एंटायर पूरा। कंप्लीट कंप्लीट। परफेक्ट परफेक्ट। फाइनल क्या होता है? लास्ट होता है। लास्ट क्या होता है? लास्ट होता है। यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एंड सुप्रीम। हाँ, हश, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री और इन सुपरलेटिव डिग्री। इन वर्ड्स को आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं लिख सकते। क्यों? इनका मीनिंग अपने आप में पूरा है, इनको तुलना में आप कभी नहीं दिखा सकते हो, इनकी तुलना नहीं हो सकती, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब अगर इनका कंपैरिजन नहीं है तो इनको फिर डिग्री में लिखना गलत है, तो इनको किसी भी डिग्री में नहीं लिखा जाता। जो पूरा है वो पूरा है ना, और ज्यादा पूरा कम पूरा कहोगे? अच्छा मुझे बताओ, जो फाइनल है वो फाइनल है, मोस्ट फाइनल मोर फाइनल होता है, जो लास्ट है वो लास्ट है। जो खाली है, जैसे समझो मेरी बॉटल जो खाली है, समझो ऐसा खाली है। अब जो बॉटल खाली है वो खाली है, ज्यादा खाली कम खाली होती है क्या? नहीं होती, ठीक है। जो ट्रायंगुलर है वो ट्रायंगुलर है, ज्यादा ट्रायंगुलर कम ट्रायंगुलर होता है क्या? नहीं होता। तो ये लॉजिक लगाओ। इनके साथ क्वाइट होगा? हाँ, इनके साथ क्वाइट नहीं होगा, राइट, वेरी गुड अंकुश। इनके साथ क्वाइट भी नहीं हो सकता है। नहीं, क्वाइट होगा ना, क्वाइट का मीनिंग क्या है? ज्यादा कम नहीं होता है क्वाइट का मीनिंग। इनके साथ क्या क्या नहीं लगेगा? इनके साथ वेरी नहीं लगेगा, इनके साथ सो नहीं लगेगा, इनके साथ टू नहीं लगेगा, इनके साथ इनफ ये वर्ड भी नहीं लगेगा, ये सारे वर्ड्स भी इनके साथ नहीं यूज होंगे। बट इनके साथ क्वाइट हो सकता है। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? पूरी तरह से, ठीक है। नहीं, नहीं होगा, क्वाइट भी नहीं होगा। ठीक है अंकुश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाले। तो जैसे दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, ये रॉन्ग होगा। दिस इज इंफीरियर टू दैट, ये राइट है। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, ये रॉन्ग है। क्यों? इसको कंपैरेटिव में यूज किया। गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग, दिस इज राइट। राम इज जूनियर टू श्याम, दिस इज राइट। जूनियर दैन श्याम होता तो फिर ये गलत होता। ओके, कह रहे हैं कहां पर इनकरेक्ट एडजेक्टिव को यूज किया गया है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो इतना याद कैसे रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ओम प्रकाश, जब आप सबसे पहले पढ़ रहे हो ना बेटा, तब सोचना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, कंपैरिजन बताने के लिए। एम्प्टी जो चीज खाली है वो पूरी या ज्यादा नहीं बता सकते, वो खाली होती है हमेशा। जो लंबे समय, जो हमेशा चलेगा वो तो हमेशा चलेगा, वो कम या ज्यादा नहीं कह सकते, तो उनका कंपैरिजन नहीं होता, इसीलिए। चलो इसका जवाब दीजिएगा। आई विल बी बैक इन सम सेकेंड्स, ठीक है। जवाब दीजिए।
अच्छा देखो किया, देखो द सन इज मच लार्जर देन द अर्थ, दिस इज राइट, दैट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड। दिस इज सुपीरियर, शी इज सुपीरियर टू ऑल हर क्लासमेट्स, वेरी गुड। ये गलत है, कैसे? आपने मोस्ट यूनिक लिख दिया, फिर उसको कैसे करोगे सही? आप लिखोगे दिस इज अ यूनिक पेंटिंग इन द गैलरी, ऐसा लिखो ना, मतलब इन द गैलरी लिखना है, वरना फिर ये कंफ्यूजन आएगी कि मैम आपने इन द गैलरी क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, आप इसको मोर मोस्ट नहीं लगा सकते हो। अभी कैसे याद रहा? बी एंड डी आर राइट। सी देयर वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, दैट वाज अ वेरी गुड, वेरी गुड यूज करते हैं ना हम, मैं कहते हैं ना वेरी गुड, कह रही हूँ वेरी गुड यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान में रखो, वेरी ये जो वर्ड होता है ना, ये हमेशा फॉर्म 1 के पहले ही यूज होगा, पर अगर हमको फॉर्म 2 के पहले वेरी को यूज करना है तो वेरी नहीं यूज होगा, यहाँ पर मच यूज होगा। जैसे वेरी गुड हम कहते हैं ना, पर अगर बेटर के साथ यूज करना हो तो हम वेरी नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे मच, मच बेटर। तो शी इज अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड, और वो ज्यादा अच्छी है तो शी इज अ मच बेटर डांसर, मच बेटर। ध्यान में रखिएगा। देखो लार्जर ये सेकंड फॉर्म था ना, सेकंड फॉर्म के साथ हम मच यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप वेरी यूज करिएगा। ठीक है, ओके। तो ये कॉमन एरर बिल्कुल आप बिल्कुल अपने जहन में बैठा के रखो, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश आप लोगों को करनी है। ठीक है, अच्छा कहाँ पर एडजेक्टिव को मिसयूज किया गया है? दिया जवाब? क्या दिया भाई जवाब? हाँ, ही दिस इज एन एटर्नल ट्रूथ, सही है, सही है। ठीक है, एटर्नल मतलब हमेशा चलेगा, ऐसा ट्रूथ है। इज जूनियर देन मी, ये रॉन्ग हुआ, जूनियर टू मी चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये इस पे क्वेश्चन बहुत है, ये आपको बहुत बार आता है। शी इज माई एल्डर सिस्टर, हम कहेंगे ना एल्डर कहेंगे या ओल्डर कहेंगे बेटा? एल्डर कहेंगे, राइट एग्जैक्टली। एंड द फार्दर, सॉरी द फार्दर विलेज इज हार्डर टू रीच, फार्दर मतलब क्या होता है? दूर वाला। देखो दो शब्दों में कंफ्यूजन होती है, एक वर्ड होता है फार्दर और एक वर्ड होता है फर्दर। फार्दर का मीनिंग होता है दूर, और फर्दर, फर्दर, हाँ फर्दर, फर्दर का मीनिंग होता है आगे वाला, आगे। हम आगे और बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्दर, नॉट फार्दर। और हम दूर जाएंगे, लेट्स गो फार्दर, नॉट फर्दर। समझ रहे हैं फार्दर फर्दर का डिफरेंस? समझा? वैसे ही दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एल्डर
एक होता है ओल्डर। एल्डर मतलब क्या होता है ना, उम्र में बड़ा, और ओल्डर का मीनिंग भी उम्र में बड़ा होता है, बट फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? एल्डर मतलब उम्र में बड़ा, बट फिर वो भाई बहन कुछ होना चाहिए, मतलब ब्लड रिलेशन जिसमें है उनका उनका अगर उम्र में बड़ा दिखाना है आपको तो फिर आप एल्डर बताओ। और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, बस दोस्त है या कलीग है या फिर कोई मेंबर है, तो फिर आप ओल्डर बताओ। दोनों का मीनिंग क्या होता है? उम्र में ज्यादा होता है। उम्र बताना, उम्र में ज्यादा होना, उम्र में ज्यादा होना। तो उम्र में ज्यादा होना, एल्डर ओल्डर दोनों भी मीनिंग है। ब्लड रिलेशन वालों को एल्डर कहेंगे, और जहां पर ब्लड रिलेशन है उनके लिए ओल्डर कहेंगे। ये भी बात ध्यान में रखो, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे ही होता है नियरेस्ट और नेक्स्ट में। नियरेस्ट और नेक्स्ट में ऐसे ही बहुत कंफ्यूज होता है। ऐसे ही कंफ्यूज होता है लेटेस्ट और लास्ट में। लास्ट मतलब क्या होता है? आखिरी वाला। लेटेस्ट मतलब अभी अभी। नियरेस्ट मतलब क्या होता है? नजदीक। और नेक्स्ट मतलब अगला। ठीक है, तो शायद ये बात आप मतलब ध्यान में रखिएगा, बस इतना बता रही हूं मैं। पता तो है आपको लास्ट का मीनिंग क्या होता है, नियर का मीनिंग क्या होता है, पता तो है, बस ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो फार्दर विलेज मतलब जो दूर वाला विलेज है, ये हार्डर टू रीच है। तो ये ऑप्शन हमारा ये भी सही है, मतलब हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझे? देखो मैं एक एक वर्ड को क्लियर करके देने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ, मतलब यहाँ कोशिश हो क्यों रही है ये ध्यान में रखो। कुछ रूल आपको बताने हैं, और भी रूल्स है। देखो बताओ जरा, इसका मीनिंग बताओ। हम्म, क्या आएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में? दिस इज द फर्दर पॉइंट ऑन दिस माउंटेन रेंज, दिस इज द फर्देस्ट पॉइंट ऑन दिस माउंटेन रेंज, दिस इज फार्दर पॉइंट ऑन दिस माउंटेन रेंज, या दिस इज फार्देस्ट पॉइंट ऑन दिस माउंटेन रेंज। क्या आएगा? फर्दर, फार्दर, फर्देस्ट या फार्देस्ट? सोचो सोचो सोचो। दिस इज द fill in the blank point on this mountain range. सो द है ना, तो द है तो हम कौन सा डिग्री लगाते हैं? सुपरलेटिव, मतलब तीसरा फॉर्म लगाते हैं ना, ईएसटी वाला। तो या तो ये होगा या तो ये, तो ये गया, थर्ड भी गया, वन भी गया, है ना। फर्देस्ट आएगा या फार्देस्ट आएगा बेटा? आप डिस्टेंस बता रहे हो ना, डिस्टेंस दूर का होगा ना, आगे वाला नहीं होगा। तो दूर वाला क्या होता है? फार्देस्ट। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर जवाब आएगा, राइट। हाँ बहुत बढ़िया। अरे यार क्या कर दिया यार रिमा। फर्दर तो नहीं आएगा, या तो सेकंड या फोर। ये दिमाग बहुत अच्छा लगाया। हाँ, फोर लॉक कर दिया मैंने ओम प्रकाश, बट रीमा और दो बच्चे हैं जिन्होंने गलती की। कोई बात नहीं, गलती करना गलत नहीं होता है। पढ़ा नहीं ना अच्छे से। अरे भाई फर्दर मतलब क्या होता है? आगे वाला। भाई फारदर मतलब क्या होता है? दूर। जब हम कोई भी अंतर बताते हैं ना, कोई डिस्टेंस बताते हैं, तो हम फारदर यूज करते हैं।
समझे? चलो अभी एडजेक्टिव हो गया। एक रूल बताना है आपको। जब भी किसी भी सेंटेंस में टाइम से वर्ड दिया हो ना, तो उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री ना यूज करो। जैसे शी इज मोर हैप्पियर, सॉरी शी इज, या फिर दिस इज। टाइम्स का मतलब क्या होता है ना, टाइम्स का मतलब होता है गुना। 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 गुना मतलब हम बोलते हैं ना कि ये 10 गुना अच्छा मैं काम करके दे सकती हूँ तुमको, 10 गुना बड़ा घर मेरे पास है, इससे दुगना पेमेंट हम तुमको देंगे, है ना? दुगना। तो गुना जो होता है ना, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन, जब हम बताते हैं तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? टाइम्स। ध्यान में रखिए, जो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टाइम से वर्ड दिखा ना, तो उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए। उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए। उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। जैसे दिस हाउस इज 3 times बेटर देन माइन। माइन मतलब मेरे घर से 3 गुना ज्यादा अच्छा ये घर है। पसंद आ गया आपको? तो ये जो स्टेटमेंट आपने कहा ना, ये गलत है। क्यों? सेंटेंस में अगर टाइम से वर्ड यूज होता है ना, तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करना गलत है। उसके साथ पॉजिटिव यूज करें। जैसे कैसे यूज करोगे? दिस हाउस इज 3 times as good as mine। मतलब मेरे घर के उतना ही है, 3 गुना बड़ा। आप बस सोच लो कि जिस सेंटेंस में टाइम्स ये वर्ड दिया हो, या फिर जिस सेंटेंस में कंपैरेटिवली ये वर्ड्स दिया हो, उसमें भी आप नहीं यूज करते, क्योंकि कंपैरेटिवली मतलब तुलना में होता है टाइम्स। ठीक है? चलो ये एक रूल ध्यान में रखिएगा, और इजी रूल है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है? देखो रूल समझने में इजी है। अब मैंने क्या किया है ना, एक चार्ट दिया है आपको। ये चार्ट में आपको लिटिल, मच या फ्यू और लिटिल, इन शब्दों का मीनिंग दिया है, तो आप पढ़ लेना, और इसके कुछ ब्लैंक्स दिए हो, ये भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है? अब अच्छा, रुक जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली आज के सेशन में। क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत डिस्कस किए, ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाए, बिकॉज बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं था, बट फिर भी काफी लंबा हमारा पीरियड रहा है। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किए? एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए हैं, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हमने आज के सेशन में पूरी तरह से नहीं देखा, पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप आज का सेशन समझ आया हो। देखो एक बात ध्यान में रखो, जब तक हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तब तक जो सेशंस है, जब तक हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तब तक ये बात ध्यान में रखिए, आपके जो सेशन है वो 2 आवर्स होंगे रेगुलरली, बट फिर भी मैं 2 आवर्स में थोड़ा कम कम करते जा रही हूँ। जब से आपका नॉन ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा, तब हम सेशन का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके? हाँ, चलो तो फिर यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। शायद आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई हो, या फिर मैंने तो पूरी कोशिश की आपको सारी चीजें समझ आ जाए, बट कभी कुछ हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं है, या फिर मैंने गड़बड़ कर दी, कुछ नहीं समझ आया, तो पूछने का है ना। और कुछ ही दिन में आपको एक इंग्लिश का ग्रुप भी मिल जाएगा, जहां पर आप अपने जो डाउट्स है वो मुझसे बात कर सकते हो वहां पर। ठीक है? चलो मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, और सारी चीजें बढ़िया से सारी चीजें बढ़िया से प्रैक्टिस करके मुझे कल अपने डाउट्स पूछिएगा। एक करवा
सच ग्रामर को थोड़े से याद करना पड़ेगा। आप स्टडी कितना आवर्स करते थे? मैं स्टडी करती थी 5 से 6 घंटा रेगुलरली, बस उससे ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है, कभी भी नहीं की मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पूरे लाइफ में। 5 से 6, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अंकुश, कौन कितना पढ़ता है वो डिपेंड करता है उसी इंसान पर। आप कितनी पढ़ाई करोगे ये डिपेंड करेगा आप में क्षमता कितनी है ज्यादा टाइम बैठने की, आपको जरूरत कितनी है ज्यादा टाइम बैठने की, आप कितना पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने 5 से 6 घंटे के ऊपर, कभी कभी हुआ था 8 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे के ऊपर नहीं पढ़ा। बट ठीक है, मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग है, सबका अलग अलग होता है पढ़ाई करने का तरीका। थोड़ा बात कर लेंगे हम कल इसके ऊपर, ठीक है? ओके चलो, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सेशन कैसा लगा बताइएगा। चलो बाय, जय हिंद, बाय।